लिख लिया? की पॉइंट लिखे। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस भी कई बार बनानी आ जाती है, और उसको बनानी है एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो अभी इसके बारे में अभी हम समझते हैं। पहले आप लिख लीजिए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं वो लिख लीजिए, फॉर्मेट लिख लीजिए। तो एसेट साइड में दो ही आइटम आती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लिया हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताऊंगा कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। लिख लिया जी? चलिए बनाइए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। ऊपर हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनी एक्ट 2013। पहले सेल्स लिखते हैं और फिर एक्सपेंसेस में इस तरह से फॉर्मेट आ रहा है आजकल, टी फॉर्म नहीं आ रहा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और भी बड़ी सारी आइटम्स है, मैंने मेन मेन लिखी है। फिर तो वो फाइनल अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे अब कंपनी का। तो मेन मेन जो आपके एफएम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स लेस करके आफ्टर टैक्स खत्म। एफएम के लिए इतना ही करें। ऐसे तो ईपीएस भी निकालते हैं, और इसमें बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस भी सिर्फ 16 आइटम्स है। मैंने 16 तो लिखी नहीं। हाँ जी, यहाँ तक कर लिया क्या? फॉर्मेट बना लिया सभी ने, बैलेंस शीट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी। अब क्यों बना रहे हैं अभी देखते हैं। पहले एक बार डी पॉइंट लिख लीजिए। कई बार होता क्या है कि आपको ये सारी चीजें वो पूछता है। तो चलिए मैंने डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पेपर में समझने के लिए। हम सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे?
फिर क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये भी बात मैंने लिख दी है। पहला स्टेप होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। अच्छा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग फिगर्स जाती हैं। ठीक है जी। सी, अच्छा पहले डी था, फिर ये ई पॉइंट होगा, गलती से सी लिख दिया, ई होगा। क्या 20 नंबर का कंसेप्ट सभी ने लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया 14 क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू कर देंगे। पहले इसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर 21 में आएंगे। कंसेप्ट 20 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाना शुरू कर देंगे। पेज 37 पेपर में देख लीजिए कहाँ कहाँ आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है, चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप ये देखते हैं तो आप ध्यान से करते हैं, बहुत बार आ चुका है। On 1st January, the board of directors wishes to know the amount of working capital required by the company from the following information prepare। देखिए वो क्या क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। और जब भी वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा, इसका मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। आज तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी, आज ये पहली बार पूछा है इसने कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना के दिखाओ। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनानी है एज पर कंपनी एक्ट 2013। नीचे देखिए कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स भी दे दिए उसने, इश्यूड एंड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फिक्स एसेट्स, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस, इट इज प्लान्ड एट दिस लेवल, द एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग, अंडरलाइन कर दीजिए, कॉस्ट टू सेलिंग, कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट सेल्स के ऊपर है, रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स, रॉ मटेरियल्स आर रिमेनिंग इन द स्टोर फॉर 2 मंथ्स, अंडरलाइन कर दीजिए 2 मंथ्स, दिख रहा है आपको 2 मंथ, अंडरलाइन करें। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस फॉर 1 मंथ, अंडरलाइन करें 1 मंथ, एंड फुल मटेरियल दिया हुआ है 100%, अंडरलाइन करें। अदर कन्वर्जन कॉस्ट 50% दिया है, लेबर और ओवरहेड 50% दिए, फिनिश गुड्स 3 मंथ, अंडरलाइन करें। क्रेडिटर्स 2 मंथ, अंडरलाइन करें। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 मंथ, अंडरलाइन करें। स्टेट योर अजम्पशंस इफ एनी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें आप आराम से, और नोट 1 और नोट 2 पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नोट 1 और नोट 2 एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, तो मैंने लिखे हैं अपनी बुक में।
चलें शुरू करें जी। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ तो बिल्कुल वैसे वैसे लिखिएगा, कॉपी करनी पूरी। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट लिखिए पहले तो। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में पहले शेयर कैपिटल आता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आते हैं और करंट लायबिलिटीज आते हैं। 4 आइटम्स आती हैं, टोटल कर दिया मैंने। और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, 2 आइटम्स एसेट साइड में आती हैं, वो भी लिख दिया मैंने। शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एसेट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लीजिए एक बार, जो भी आइटम थोड़ी बहुत आपको मालूम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिख लिया जी, कर लिया कॉपी पूरा, कर लीजिए कॉपी करिए पूरा। मैं रुका हूँ, आप भी रुकिए, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तब आप लिखना, अपने आप क्वेश्चन पढ़ के शुरू ना करना। फर्स्ट आइटम दी हुई है इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, यहां लिख रहा हूं मैं जी 2 लाख रुपीज इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। सिंगल इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। 5% डिबेंचर्स हैं, और आपको मालूम है कि जब भी डिबेंचर्स लिखे होते हैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना बहुत जरूरी है, कहा जाए तब भी और ना कहा जाए तब भी। तो मैंने 5% डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी पे लिख लिए, और इसके ऊपर 2500 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, 2500 रुपए का इंटरेस्ट है। बताइए जी इंटरेस्ट का क्या करें। हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट टू, या तो इसको पे कर लें या आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट मान लें, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये वैसे फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। 2500 रुपए देख लीजिए इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिए। इट हैज बीन assumed debenture interest has been paid या डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। चलिए तो बताइए जी, फिर बैंक में आ गया, ये डिबेंचर इंटरेस्ट कट गया। पहला इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, और दूसरा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, जा चुका होगा बैंक। चलिए तो बताइए प्रॉफिट लॉस में कहां दिखाऊं, डिबेंचर इंटरेस्ट 2500। अब डिबेंचर इंटरेस्ट की वो एंट्री नहीं भी कहेगा तो अभी पास करनी है, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट इज कंपल्सरी टू बी पेड, कंपल्सरी पे करना होता है डिबेंचर इंटरेस्ट। फिक्स एसेट्स, बताइए जी फिक्स एसेट्स कहां दिखाएं, 1,25,000।
प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स की है और कॉस्ट जो सेल्स के ऊपर है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट देख लीजिए कितना है, 5 रुपए। तो सेल्स कितनी हो गई, 3 लाख। इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें इसमें लेबर वेजेस और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, 3 आइटम्स हैं और इनकी रेशियो दी हुई है, जरा करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 60% है, 1,80,000। वेजेस 30,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। चेक करिए फिगर्स कहां से आई हैं, 1,80, 30 और 60। 1,80,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम, 30,000 वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। प्रॉफिट बता दीजिए कितना आ गया जी, प्रॉफिट, बाकी तो कोई आइटम दी नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दीजिए कितना आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स है नहीं जी, तो आफ्टर टैक्स बता दीजिए। हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 27,500 तक। अब बताइए इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, 27,500 रुपये का क्या करें, कहाँ लेके जाते हैं इसको, ले जाइए रिजर्व एंड सरप्लस में, यहाँ दिखा दीजिए 27,500 प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर दिया, या मान लीजिए कॉस्ट शीट क्लोज कर दी। अब मुझे क्या करना है, वर्किंग कैपिटल क्लोज करके वर्किंग कैपिटल फिगर्स वहां पे लेके जानी बैलेंस शीट में। तो देखिए फर्स्ट साइड में फर्स्ट साइकिल कौन सी दी है, रॉ मेटेरियल कितना दिया है, तो लिखें स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2/12 इंटू, बताइए जी कंजम्पशन कितनी है, 1,80,000 है कंजम्पशन, तो इंटू 1,80,000 कर दीजिए। 1,80,000 मिल गया सबको, ये प्रॉफिट लॉस में था। तो बताइए जी कितना आ गया, 30,000। चलिए रॉ मटेरियल का कर दिया। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस इज फॉर 1 मंथ, तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि सबकी साइकिल्स अलग अलग हैं। तो 1 मंथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख दिया मैंने। अब यहां लिख रहा हूं वर्किंग नोट वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल, इसमें वेजेस भी आएंगी और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएंगे। 50%, 50% और 100%। 100, 50, 50। तो बताइए जी ये 1 मंथ
इंटू 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 रॉ मटेरियल कितने थे? 180, 30 और 60। 1,80,000 ये है, 30,000 ये है और 60,000 ये। तो करिए, गुणा करिए और फिर मेरे को टोटल बता दीजिए। 18,000, 18,750। मैंने लिख दिया जी 18,750 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 18,750। ठीक है जी सबको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नेक्स्ट साइकिल दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3 मंथ। अब आपको बताइए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करता है, तो बताइए जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? ऑफिस ओवरहेड तक आता है, ऑफिस ओवरहेड है ही नहीं। 180 प्लस 30 प्लस 60 कितना हो गया? 270। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 270 होगी ना। 2,70,000 आ गई जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए 3/12 ऑफ 270। चलिए लिख दीजिए 67,500। अभी तक तो नॉर्मली चल रहा है क्वेश्चन। बैलेंस शीट भी बनानी है। क्रेडिटर्स 2 मंथ, तो 2/12 इंटू क्रेडिटर्स किससे रिलेट करते हैं? परचेजेस के साथ। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए कितने परचेजेस है। अगर परचेजेस नहीं दी तो कंज्यूम के बराबर ही ले लेते हैं। 1,80,000 से गुणा कर दिए 30,000। डेटर्स आ गया बस लास्ट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 2 मंथ, 3 मंथ, तो 3/12 ऑफ सेल्स 3 है। कितना? 75। चलिए जी जो राउंड मारा उनको टोटल करें, करंट एसेट्स का टोटल कर दें और फिर करंट लायबिलिटी का टोटल कर दें। ये देखिए जी आपके सामने मैंने नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दिया। करंट एसेट का टोटल 191,250 माइनस करंट लायबिलिटी 30 इज इक्वल टू 161,250। तो मेरी 2 स्टेटमेंट पूरी हो गई है, बस बैलेंस शीट पूरी करनी है और कंप्लीट हो गया काम। करूं बैलेंस शीट? अब ये जो क्लोजिंग फिगर्स हैं ये कहाँ जाएंगी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग दिस, क्लोजिंग दिस, क्लोजिंग दिस, ये सारी फिगर्स बैलेंस शीट में उठ के चली जाएंगी। तो लिख दीजिए बैलेंस शीट में सीधी। करंट एसेट्स में वैसे तो सीधा ही लिख रहा हूँ 191,250, आप अपना आराम से लिख सकते हैं। करंट एसेट्स मेरे पास जगह नहीं है, 191,250 और करंट लायबिलिटीज 30। ये देखिए ये मैंने करंट लायबिलिटीज लिख दिया और ये करंट एसेट्स लिख दिया। अब आप चेक करिए बैलेंस शीट मिल नहीं दी आपकी, मिलाइए जरा, देखिए डिफरेंस कितना है। सब बच्चे देखेंगे अपना अपना डिफरेंस कितना आ रहा है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। करंट एसेट्स का जोड़, एसेट साइड का जोड़ करें, लायबिलिटी साइड का जोड़ करें। आप जब इंटर में करते थे एग्जीक्यूटिव में तो वहां पे भी कई बार बैलेंस शीट मिलती नहीं थी। रेशियो की मदद से आप जब बैलेंस शीटें बनाते थे तो आप वहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं लेना। मैं बताऊंगा क्यों। पहले डिफरेंस देख लीजिए, 8,750 का आ रहा है क्या?
अब देखिए आप नोट लिख लीजिए, इन केस ऑफ एनी बैलेंसिंग फिगर, इन केस ऑफ एनी बैलेंसिंग फिगर इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज में डिफरेंस आया तो क्या और एसेट्स में आया तो क्या, वो देख रहे हैं। अगर लाइबिलिटीज में कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप अदर रिजर्व्स ले लेंगे, करंट लाइबिलिटीज नहीं लेंगे, अदर रिजर्व। और एसेट्स में आ रहा है तो आप अदर फिक्स एसेट्स ले लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज नहीं लेने। मतलब आप समझ रहे हैं क्यों नहीं लेने, क्योंकि फिर वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगी आपकी। तो डू नॉट अज्यूम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, इधर अज्यूम अदर फिक्स एसेट्स और अज्यूम अदर रिजर्व, अदर फिक्स एसेट्स या अदर रिजर्व, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। तो यहां लिखिए जी, अदर रिजर्व 8,750 बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल करिए बैलेंस शीट को, यही आंसर मैंने लिखा। देखिए टोटल ऑफ बैलेंस शीट 3,16,250, 3,16,250। चले आगे, कर लिया पूरा। कंसेप्ट नंबर 21 लिख लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल एस्टिमेशन। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जी, जो कंसेप्ट आप कर रहे हैं। 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। दो कंसेप्ट रह गए बस, ये चैप्टर खत्म है। कंसेप्ट 21 में आ गए, टोटल मेरे ख्याल 23 से 24 ही कंसेप्ट है इसमें। कंसेप्ट 21, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेशन।
लिख लिया जी। अब ये फॉर्मूला रटने नहीं है, खाली लिख लीजिए, तभी समझा देता हूँ। टेबल पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ ऑपरेटिंग साइकिल लिख लीजिए, एक तरफ फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला रटना नहीं है, अभी देख समझ आ जाएगा। फिनिश गुड्स तक लिख लिया, डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख लीजिए, खत्म। डेटर्स की और क्रेडिटर्स की साइकिल भी लिख लीजिए। मैं अब आपसे जो बताने जा रहा हूं, मैंने कहा जी ये कंसेप्ट बड़ा ही कीमती आपके पेपर में आने वाला है। इस कंसेप्ट का नंबर मैंने लिखा है 21। टोटल कंसेप्ट मेरे ख्याल से 23 से 24 है, और दो तीन कंसेप्ट रह गए हैं। कंसेप्ट 21 में जो मैंने कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको कई बार मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस दिए उसमें ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में गिवन थी। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब रेशोज या स्टेजेस कहते हैं जिसको हम सब, वो हम सबको दी हुई थी, गिवन थी जी। स्टेजेस आर गिवन टू मी। क्या गिवन था कि रॉ मटेरियल स्टेज 2 महीने है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज 1 महीना है, फिनिश गुड्स इतना है, डेटर्स इतना है, क्रेडिटर्स इतना है, ये सब कुछ गिवन था। और आप क्या करते थे, जैसे मैं आपको कहूं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम 12 लाख रुपए की फिगर है, और 12 लाख रुपए आप लिख देते थे, और नीचे लिखा होता था रॉ मटेरियल स्टेज, रॉ मटेरियल साइकिल इज इक्वल टू 2 मंथ्स। यहां लिखते थे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2/12 इंटू 12 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, ऐसे लिख देते थे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे 2 लाख रुपए बताओ क्लोजिंग स्टॉक और 12 लाख रुपए बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो क्या आप रेशो निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी रेशो होगी? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल रेशो। तो आप सिंपल सा करेंगे कि 12 लाख रुपए का अगर ये 12 महीने के बराबर है तो 2 लाख रुपए कितने महीने के बराबर होगी? आप करेंगे 2 लैक्स अपॉन 12 लैक्स इंटू 2 इंटू 12, ऐसे कुछ करेंगे। तो चेक करिए ये जो आप कर रहे हैं ये क्या फिगर आ गई, ये कितनी फिगर आ गई, ये जरा बताइए। 2 लैक्स इंटू 12 अपॉन 12 लैक्स कितनी आ गई? 2 मंथ आ गई। तो आपने एक फॉर्मूला लगा दिया, ये क्या लिखा है 2 लाख, आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये 12 लाख क्या लिखा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम इंटू 12। चेक करना, आपने यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक करिए, आपने यही फॉर्मूला लिखा है, रॉ मटेरियल रेशियो को निकालने का यही फॉर्मूला लिखा हुआ है।
इसका मतलब आपको अगर ये पूछा जाए कि रॉ मटेरियल स्टेज या रेशो या ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट होती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, जिसको भी चीज को पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू 12 टाइम पीरियड। अब ये डेज में भी हो सकता है, अब ये वीक्स में भी हो सकता है, ये मंथ्स में हो गया, आप किसी में भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एक ही से करना, सबसे नहीं करना है। अब आप मुझे एक चीज बताइए जी, WIP स्टेज, फॉर्मूला मत देखना, खुद लॉजिक लगाना। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? WIP स्टेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है? इंटू 12 इंटू दिस। देखिए बाकी फॉर्मूलेज भी ऐसे ही हैं सारे। फिनिश गुड्स का देखिए तो लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेटर्स का भी ऐसे ही है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल। अब एक बात छोटी सी बतानी है बस, जो मेरे को आपको समझानी है। आप ये देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल स्टेज, WIP स्टेज, फिनिश गुड स्टेज, डेटर स्टेज, ये सारी चीजें पता चल गई है। आपको पता है यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होता है, आपको पता है यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपको पता है यहाँ नीचे टोटल सेल्स होता है या क्रेडिट सेल्स होता है। मान लेते हैं आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हुआ, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, आपको यहां तो दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट और यहां दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बताइए आप कौन सी फिगर लेंगे, प्राइम कॉस्ट लेंगे या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट की जगह? पैसे लेना तो फैक्ट्री कॉस्ट ही चाहिए, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट दिया ही नहीं हुआ, निकाल भी नहीं सकते, तो कौन सी फिगर लेंगे? प्राइम कॉस्ट को मान लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मान लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट? ज्यादा बेटर ये है कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माने फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हो। अगर आप प्राइम कॉस्ट लेना तो उसमें तो फैक्ट्री ओवरहेड हो ही नहीं, होंगे ही नहीं, तो बेटर ये रहता है कि आप नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल देखें। अच्छा अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है और टोटल सेल्स लेना है, तो बताइए आपको फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है और या टोटल सेल्स गिवन है, कौन सी फिगर लेना पसंद करेंगे? नीचे वाली फिगर लेनी है, ठीक है। अब आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल में आपको कंपैरेटिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टाइल। कंपैरेटिव स्टाइल में क्या है? आपसे पूछा जाएगा क्या? इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी। आपको एक कंपनी का डाटा दे देंगे, जैसे टायर इंडस्ट्री का डाटा दे दिया मान लें, और आपकी कंपनी है अपोलो टायर्स, तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करेंगे आप, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इन दोनों को कंपेयर करके आपने अपने कमेंट्स लिखने हैं। और ऐसा भी आ सकता है अपोलो टायर्स का ही आपसे बोल दिया उन्होंने ईयर 1 और ईयर नंबर 2, आपसे उन्होंने ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने की बात की, आपने दोनों कैलकुलेट की और फिर इसके ऊपर कमेंट लिखे। चला एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर ज्यादा पता चलेगा। क्वेश्चन 16 कंसेप्ट नंबर 23, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे मैं करवाने जा रहा हूं और आपके पेपर में आता ही रहता है। पेपर में क्या, स्टडी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए पीछे पलट के, स्टडी में गिवन है, पेपर में भी आ चुका है, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेशन। तो पहले एक क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन 16, माया लिमिटेड हैज obtained the following information concerning the average working capital cycle, average working capital cycle for the same components in the same industry। एक इंडस्ट्री होगी जो इसमें वो काम करती होगी, उसी तरह की कंपनियां। नीचे देखिए सेम इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन गिवन है, रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर 20 दिन, डेज में दिया हुआ है, क्रेडिट रिसीव 40 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर 15 डेज, फिनिश गुड्स 40 डेज, डेटर्स 60 डेज। नेक्स्ट नीचे देखिए तो लिखा हुआ ऑपरेटिंग साइकिल इज 95 डेज, देखिए लिखा हुआ है, हाँ जी ऑपरेटिंग साइकिल 95 डेज दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट में देखें, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अंडरलाइन कर दीजिए, करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल
करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर माया। आपको माया लिमिटेड की साइकिल निकालनी है और उसके आगे लिखा है कमेंट लिखने हैं। अब आपको माया की सेल्स गिवन है, माया की कॉस्ट ऑफ सेल्स, माया की परचेजेस, माया की सब चीजें मेंशन है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए। अब देखिए जी, कभी भी कंपैरेटिव टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म में बनाना है और दोनों के दोनों कॉलम्स एक साथ साथ बनाने हैं, कॉलम फॉर्म में प्रेजेंटेशन देनी है। तो जैसे आपके सामने मैंने लिखा है क्वेश्चन 16, हेडिंग लिख दी है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आप ये देख लीजिए, आपको मालूम है कि रॉ मेटेरियल साइकिल तो 20 डेज दी हुई है, इंडस्ट्री की गिवन है। वर्क इन प्रोग्रेस 15 दिन दी हुई है, फिनिश गुड्स 40 दिन है, डेटर्स 60 दिन है और वर्क क्रेडिटर्स 40 दिन है और नेट देखें तो 95 डेज गिवन है इंडस्ट्री की, आपको 95 डेज की गिवन है। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। 20, 15, 40, 60 -40 और नेट 95 डेज। पहले इसका मतलब समझाइए, रॉ मेटेरियल स्टेज 20 डेज का आपको मतलब क्या समझ आ रहा है? कि 20 दिन का स्टॉक हमेशा हमारे पास होना चाहिए। 15 दिन का मतलब क्या समझ रहा है WIP का? कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में हम 15 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 दिन का मतलब क्या समझ आ रहा है? कि हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक 40 दिन के बराबर रहता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको नेक्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन दी है माया की, माया लिमिटेड की इंफॉर्मेशन गिवन है। चेक करिए नेक्स्ट पेज में, सेल्स, cost of sales, purchases, average raw material stock, average work in progress, average finished goods stock, average creditors, average debtors। तो रॉ मटेरियल स्टेज का फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला तो पता ही है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू, आपने अभी तक पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन 2 डेज, 360 या 365 ले सकते हैं। अब आपको अगर एवरेज दिया है तो एवरेज तो और ज्यादा बेटर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू क्लोजिंग। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज, फॉर्मूला ये भी बन सकता है एवरेज स्टॉक स्लैश क्लोजिंग स्टॉक अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो बताइए जी कितना आ रहा है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आ रहा है? 80 अपॉन, कंज्यूम गिवन नहीं है तो परचेजेस इंटू 365, बोलिए कितना आ गया? मैंने आंसर लिखा 49 डेज, आप चेक करिए है या नहीं। तो सभी रेशियोज अब आपने कैलकुलेट करनी है, मैं खड़ा हूं, आप बाकी स्टेजेस जल्दी से निकाल लीजिएगा। माया लिमिटेड की बाकी स्टेजेस निकाल लीजिएगा।